हेलो एवरीवन, वेलकम। ये एक नया सीरीज़ है, इसका फर्स्ट आज क्लास है। इसमें हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स किस तरीके से करना है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सीरीज़ का नाम होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। किस तरीके से हमें, मतलब बेसिकली क्या होता है, क्वेश्चंस का आंसर्स तो हमें गूगल में आराम से मिल जाता है, मुझे भी आराम से मिल जाता है, मैं जब भी ढूंढने की ज़रूरत पड़ती है। पर प्रॉब्लम क्या होता है, कई बार जब हमें क्वेश्चन करना होता है तब थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करते हैं। उसमें प्रॉब्लम एक्चुअली ये होता है कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद कुछ समझ में ही नहीं आया है ना, डेटा क्वेश्चन में सफिशिएंट दिया हुआ है पर फॉर्मूला कौन सा लगाना है, हम क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे, उस चीज का डिस्कशन होगा इस सीरीज में, जिसका नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक PST। ठीक है, चल चालू करते हैं। विल स्टार्ट विथ सिंपल क्वेश्चंस। ये सॉल्यूशंस के CBSE क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 12th क्लास में है तो एग्जाम, बोर्ड एग्जाम तो देना ही है, तो CBSE की पहले तैयारी करेंगे। उसके बाद हम एक लेवल 2 करेंगे, फिर लेवल 3, फिर देखते जरूरत पड़े तो लेवल 4 करेंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से 3 से काम चल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ये एक इजी क्वेश्चन है, 2 मार्क्स CBSE में है। तो अब देख सकते हो मेरे पास टोटल ऑफ 9 क्वेश्चंस हैं। तो 2 मार्क्स के उसमें से 3 क्वेश्चंस है, बाकी 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। क्योंकि सॉल्यूशंस चैप्टर में ये स्टार्टिंग वाला टॉपिक मैंने आज पिक किया है, वेपर प्रेशर तक। ठीक है, और मेन जो सॉल्यूशन के क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस इससे नहीं आते, तो उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे। जब लाइव क्लास में वो हो जाएगा टॉपिक, उसके बाद करेंगे इबोलियोस्कोपिक कांस्टेंट, मतलब जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन, और फिर वैन हॉफ फैक्टर एक टॉपिक है, तो दोनों को मिलाने के बाद जिस तरीके से क्वेश्चन बनता है, ये बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 9.8% W/W सोल्यूशन। ठीक है, देखो जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो आपको स्टार्ट करना है कैलकुलेट वाला वर्ड से। ठीक है, क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला हुआ है, हमें पता चल गया क्वेश्चन पढ़ के, मुझे मोलैरिटी निकालने के लिए बोला हुआ है। ठीक है, कूल है, कोई दिक्कत नहीं। फिर कह रहा है कि सोल्यूशन मेरा कैसा है, इट्स अ 9.8% W/W सोल्यूशन। इसको कई बार क्वेश्चन में 9.8% बाय मास भी लिखा हो सकता है। ठीक है, दोनों से हम एक ही चीज इंटरप्रेट करेंगे। ये पढ़ने के बाद तुरंत मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए, इट्स अ 9.8 W/W मींस 9.8 ग्राम्स सल्यूट इसके अंदर है, और ये डिसॉल्व किसमें है, इन 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन। और ये वर्ड को पूरा लिखना है हमें, सोल्यूशन पूरा लिखना है। इसका रीजन क्या है कि जब हम सोल्यूशन लिखते हैं ना, तो मेरे दिमाग में ऐसा होता है कि सोल्यूशन बना होता है सोल्यूट और सॉल्वेंट। तो 100 ग्राम क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, वो मिलके बना है वेट ऑफ सोल्यूशन जो है 100 ग्राम्स। तो ये हमारा बेसिक इंटरप्रिटेशन हो गया 9.8% बाय मास या W/W का। ठीक है, तो अब मुझे ये बताया है क्वेश्चन में दैट दिस सोल्यूशन इज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्यूट का डेटा दे दिया है, सल्यूट कौन है, सल्फ्यूरिक एसिड, चलो सही है। और डेंसिटी दे दिया है, आगे देखेंगे कि डेंसिटी का किस तरीके से हमें जरूरत पड़ेगा। ठीक है, अब ये लिखने के बाद मुझे अब चलेगा कि मुझे इससे मोलैरिटी निकालनी है। अच्छा, तो मोलैरिटी का मेरे पास क्या फॉर्मूला अवेलेबल है, मैं उस फॉर्मूला को लिख लूंगा। फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। अब देखो थोड़ा सा क्लैरिटी आ गया कि मुझे निकालना मोलैरिटी, अब मुझे नहीं निकालना, मोलैरिटी से मेरा फोकस हट चुका है। अब मुझे उस पर ध्यान ही नहीं देना, मुझे क्या देखना है कि मुझे अब निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, बस। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के लिए मैं पूरा क्वेश्चन में छानबीन करूंगा और देखूंगा कौन सा डेटा दिया हुआ है। चलो कोशिश करते हैं। तो इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स के लिए कौन सा डेटा दिया हुआ है, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के लिए क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन वेट, जो वेट दिया हुआ है मेरा, या फिर वेट जो लिया हुआ है हमने, टेकन वेट, गिवन वेट जो लिखना है लिखो, डिवाइडेड बाय मोलर मास, किसका, सल्यूट का। अच्छा, सल्यूट का वेट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहां से मुझे मिलेगा 9.8 क्योंकि मैंने अभी निकाला था, डिवाइडेड बाय मोलर मास, मुझे पता है सल्फ्यूरिक एसिड का जरूरत नहीं है, दिया हुआ है 98। अब यहां पे जब हम डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्वेश्चन में हमारे से गलती करवाया जा सकता है। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है, पर हम एंश्योर करेंगे कि हर एक बार जब हम क्वेश्चन करें, चाहे मैं भूल भी जाऊं इस सीरीज में ऐसा करना, पर आप लोगों को हमेशा ऐसा लिखना है ग्राम और ऐसा लिखना है ग्राम पर मोल। तो ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, मोल नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 0.1 मोल। तो जब भी हम नंबर लिखेंगे तो नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट्स भी साथ में लिखेंगे, क्योंकि यूनिट्स के चक्कर में कई बार क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मेरा निकल गया। अब मेरा दिक्कत है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और ये निकलते ही मेरा आंसर हो गया, आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मेरा 0.1 मोल आ चुका है। नंबर लिखते ही यूनिट लिखना है साथ में, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में कैसे निकालूंगा,
वॉल्यूम निकालने का क्या क्या तरीका मुझे पता है। एक तो मुझे पता है कि अगर मेरे सब्सटेंसेस गैस हो तो 1 मोल गैस का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर्स एट एसटीपी, एक तरीका है गैस अगर हो तो। अगर सॉलिड या लिक्विड हो तो वॉल्यूम एक ही तरीके से निकाला जा सकता है, दैट इज यूजिंग डेंसिटी। तो सॉलिड लिक्विड के केस में डेंसिटी का इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मूला मुझे क्या पता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। बढ़िया है, वॉल्यूम निकालना है किसके बराबर हो जाएगा, मास बाई डेंसिटी। ठीक है, अब देखो कितना क्लैरिटी के साथ मुझे सारी चीजें दिख रही है। मास कितना दिया हुआ है अभी हमने देखा। अच्छा, किसका मास, सोल्यूशन का मास, क्योंकि डेंसिटी सोल्यूशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, वॉल्यूम भी सोल्यूशन की हमें निकालनी है। तो मास ऑफ सोल्यूशन 100 ग्राम डिवाइडेड बाय डेंसिटी। अब देखो डेंसिटी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में डायरेक्ट डेंसिटी का वैल्यू दिया हुआ था, उठा लेते हैं उसको, कितना था 1.02। तो यहाँ पे 1.02 अगेन यूनिट ग्राम पर एमएल आप पुट कर दोगे, और जैसे ही यूनिट पुट कर दिया हमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में मिल गया। कितना है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, देखो 100 डिवाइडेड बाय 1.02। और यहां से हमें पता चल रहा है कि जो मेरा वॉल्यूम आएगा एमएल ऊपर चला जाएगा, तो ये मिलीलीटर्स में वॉल्यूम है, तो इसको क्या करना है, लीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो 1000 से एक मिनट डिवाइड करना पड़ेगा, मिटाओ। ठीक है, 1000 से डिवाइड करोगे, आंसर आया समझ में, एमएल लीटर्स में कन्वर्ट हो गया, एमएल एमएल कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन में मोलैरिटी के जगह में मोलैलिटी भी पूछा जा सकता है, चलो उसको निकाल के देखते हैं। सेम क्वेश्चन में है ना, सेम क्वेश्चन में जिसमें 9.8 ग्राम सल्यूट जो कि सल्फ्यूरिक एसिड है, इसी को अगर मुझे कन्वर्ट करना, इसी को अगर मुझे पता है मुझे 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन में प्रेजेंट है, इस सोल्यूशन का मुझे अगर मोलैलिटी निकालना हो तो क्या करोगे। ये डेटा जैसे स्टार्टिंग से मिल गया मुझे, मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट लिख दिया, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स। अब तुमको मोलैलिटी के बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि मोलैलिटी का मामला हमने वहीं पे संतुष्ट कर दिया, मोलैलिटी का फॉर्मूला लिख लिया। अब मुझे नंबर ऑफ मोल्स में इंटरेस्टेड है। थोड़ी देर पहले नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाला था, कितना था 0.1 मोल, पहले वाले से उसी से लिख दिया। ठीक है, अच्छा वेट ऑफ सॉल्वेंट की जहां तक बात है, अब दिक्कत क्या है, ये क्या है, वेट ऑफ सोल्यूशन है, दिख गया ना, वेट ऑफ सोल्यूशन और वेट ऑफ सॉल्वेंट तो डिफरेंट होगा। तो इस केस में हमें पता है कि वेट ऑफ सोल्यूशन जो होता है दैट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सोल्यूट। देखो कौन कौन सा डेटा तुम्हारे पास अवेलेबल है, हमें वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, वेट ऑफ सोल्यूशन मुझे पता है 100 ग्राम्स होता है, इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सोल्यूट 9.8 ग्राम। तो इससे वेट ऑफ सॉल्वेंट मेरा आ जाएगा तुरंत आंसर 100 माइनस 9.8। कौन से यूनिट में, यूनिट हमेशा लिखना है साथ में ग्राम्स में, तो यहाँ पे ग्राम्स में यूनिट को हमें क्या करना है, किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना है। तो ये क्या बन जाएगा 100 माइनस 9.8, कैलकुलेशन खुद करना है, इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3, अब ये केजी में आ गया, डिवाइड करोगे 0.1 को, इससे आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसी से अगर मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए दे दिया, तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए दे दिया तो कुछ भी दे सकता है, सीबीएसई है भाई, मोल फ्रैक्शन देगा, परसेंटेज WIV दे देगा। देखो मोल फ्रैक्शन निकालने का क्या तरीका है, मोल फ्रैक्शन निकालना है तो हमें फिर से उसकी फॉर्मूला लिखनी पड़ेगी। फॉर्मूला हमें याद है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट निकाल रहे हो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स कितने हैं, थोड़ी देर पहले निकाला था 0.1, डिवाइडेड बाय 0.1 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर चाहिए, क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन चाहिए, नहीं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बस प्योर वाटर का मुझे चाहिए। तो प्योर वाटर का कितना है, वजन कितना है प्योर वाटर का, सॉल्वेंट का दिया हुआ है, हमने निकाला ये वाला। ठीक है, 100 माइनस 9.8 कितना होता है, 100 माइनस 10 होता है 90, और 90 से 2 पॉइंट ज्यादा 90.2 ग्राम। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 90.2 डिवाइडेड बाय 18, आगे आंसर नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन निकल गया तुम्हारा। इसी तरीके से अगर परसेंटेज WIV निकालनी है तो ये क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, यूनिट्स हम यहां पे ग्राम में रखेंगे, नीचे ml में रखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100%। ये कैसे निकालोगे, देखो
वेट ऑफ सल्यूट, फिर से क्वेश्चन देखो, वेट ऑफ सल्यूट क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 9.8 ग्राम, और डिवाइडेड बाय, अब वॉल्यूम चाहिए मुझे, यहां पे थोड़ा दिक्कत होगा फिर से डेंसिटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वेट ऑफ सल्यूट 9.8 ग्राम्स है, ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, थोड़ी देर पहले निकाला था, जब हमने मोलैरिटी निकाली थी तो हमने वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकाला था, कितना वैल्यू था, 100 डिवाइडेड बाय 1.2 ग्राम पर ml, वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो सीबीएसई के क्वेश्चन में आपको इस तरीके से इजी क्वेश्चंस मिलेंगे, 2 मार्क्स के, यूनिट कन्वर्जन के, एक यूनिट से दूसरी यूनिट कन्वर्ट कर दो, यू विल गेट योर आंसर, ऑलराइट। वंस अगेन अप्रोच एक बार फिर से देख लो, क्या रहेगा हमारा, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन में जो दिया हुआ है और देखेंगे क्वेश्चन से हमें क्या चाहिए, पूरी क्वेश्चन को पहले खोल लो, पूरा मामला क्लियर कर लो, उसके बाद ही उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, और उसको सिंप्लीफाई करने के लिए पीछे से चल रहे हैं हम। मोलैरिटी के लिए हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम चाहिए, तो नंबर ऑफ मोल्स को निकालेंगे अब आराम से, क्वेश्चन में जो डेटा दिया हुआ है उससे। बाई चांस अगर डेटा मैच ना करे तो हम बोल देंगे क्वेश्चन गलत है ना, किसी भी तरीके से मैच नहीं हो रहा डेटा। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये भी थोड़ा सिमिलर क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा बस स्टार्ट कर दूंगा, बाकी आप लोग कर सकते हो। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अ सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, इन वाटर, वेरी गुड, तो हमारा सोल्यूट का डेटा दे दिया क्वेश्चन में, यहां पे सॉल्वेंट का डेटा दे दिया क्वेश्चन में, और ये कह रहा है इट इज लेवल्ड एज 10% बाय वेट, व्हिच मींस 10 ग्राम्स ऑफ सोल्यूट व्हिच इज ग्लूकोज, इट इज डिसॉल्व्ड इन हाउ मच वाटर, हमें क्या पता, हमें तो सोल्यूशन का पता है, 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन, व्हिच मींस कि यहां पे 90 ग्राम वाटर है और 10 ग्राम्स हमारा सोल्यूट है ही, ठीक है, ये क्लियर है। अब व्हाट वुड बी द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन, वाह मोलैरिटी पूछ लिया है, बढ़िया, डेंसिटी की भी जरूरत नहीं है, दोनों मास रिलेटेड टर्म है। मोलैरिटी किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना है, 10 ग्राम ग्लूकोज में कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास, गिवन वेट यहाँ पे 10 है, मोलर मास 180 है, लिख दिया, मामला सेट है। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा वो हमें यहां से दिख जाएगा, 90 ग्राम है, ठीक है। अच्छा, यूनिट कौन से में चाहिए, मोलैलिटी में, नीचे केजी में यूनिट होता है, तो इसको हमें 10 टू द पावर ऑफ -3 से मल्टीप्लाई करने पे केजी आ जाएगा, ठीक है, ऊपर मोल्स, आंसर। सिमिलर क्वेश्चन था, 2 मार्क्स का सीबीएसई का क्वेश्चन, ठीक है। चलो तीसरे क्वेश्चन 2 मार्क्स का, इसमें क्या कह रहा है, द डेंसिटी ऑफ वाटर इन अ लेक इज 1.25, ठीक है, तुरंत लिख दो ग्राम पर एमएल, ठीक है। फिर कह रहा है 1 kg ऑफ लेक वाटर कंटेन्स 92 ग्राम्स ऑफ Na+ आयन। अब इसमें डायरेक्टली नहीं बताया है, इनडायरेक्टली हमें बताया है कि अगर तुम 1 kg ले लोगे वाटर का, इसी वाटर का 1 kg ले लोगे तो तुमको मिलेगा 92 ग्राम्स Na+। अब एक चीज देखो, यहां पे प्योर वाटर बोला है क्या, यहां पे बोला है लेक वाटर, 1 kg ऑफ लेक वाटर, इसका मतलब क्या है, क्या ये वाटर है, बिल्कुल भी नहीं, ये क्या है, ये सोल्यूशन है ना। लेक वाटर मतलब वाटर के साथ चीजें मिली हुई है, डिस्टिल्ड वाटर लिखा होता अगर सॉल्वेंट की बात करा होता तो इसका मतलब ये है, इस क्वेश्चन में कहना चाह रहा है कि 1000 ग्राम सोल्यूशन लोगे अगर, तो उसके अंदर 92 ग्राम्स ऑफ Na+ मिल जाएगा। यहां तक हमने ये समझ लिया। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या है, मोलैरिटी m, फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है। अब हमें क्लियर हो गया कि मुझे किसी तरीके से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालना है, किसी तरीके से मुझे सोल्यूशन निकालना है। अच्छा, यहां पे सोल्यूट है कौन, सोडियम प्लस, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कौन होगा, सोडियम प्लस का निकालने के लिए बोला है भाई, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम प्लस, ठीक है। अच्छा, कितना होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम प्लस, गिवन वेट बाय मोलर मास, गिवन वेट कितना दिया हुआ है 92, मोलर मास कितना होता है 23, ऐसे नहीं लिखना, ग्राम ग्राम पर मोल, ठीक है। कई बार पता चला डेंसिटी ग्राम पर लीटर में दे दिया, बर्बाद हो जाओगे, तो यहां पे क्या करना है, डिवाइड कर लो, यू विल गेट 92 डिवाइडेड बाय 23 मोल, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं अभी से,
आगे देखो, हमें अब क्या निकालना है, मुझे क्लियर पता है कि मुझे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, क्या मुझे मोलैरिटी से कोई लेना देना है? अब कोई लेना देना नहीं है, मोलैरिटी को मैंने तोड़ लिया, एक ही फॉर्मूला आता था वो लिख डाला। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकालना है। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हम निकालेंगे किस तरीके से? मैंने बोला था अगर लिक्विड है तो डेंसिटी से, गैस है तो फिर डायरेक्टली मोल से निकल जाएगा एसटीपी पे। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन या फिर गैसियस लॉ से भी निकल सकता है, ठीक है। अगर थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन दे दे तो गैसियस लॉ का भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है। तो अगर मुझे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकालने की बात करा है तो हम डेंसिटी यूज करेंगे। हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा यहाँ पे? मास अपॉन डेंसिटी। मास किसका? सोल्यूशन का वॉल्यूम निकालोगे तो मास भी भाई सोल्यूशन का ही रखना है, डेंसिटी भी किसका रखोगे भाई? डेंसिटी भी सोल्यूशन का रखना है, क्योंकि सब सोल्यूशन में बात हुई है। अच्छा, मास ऑफ सोल्यूशन मुझे दे दिया था 1000 ग्राम्स। डेंसिटी किसमें यूनिट कौन सा था? ग्राम पर एमएल में था, इसीलिए तो ग्राम में लिया है, वरना तो केजी लिख देता ऊपर में। 1.25 है डेंसिटी, तो 1.25 ग्राम पर एमएल। तो देखो तुम्हारा जो वॉल्यूम आएगा वो मिलीलीटर्स में आएगा, इसको बाद में हमें लीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मिलीलीटर्स में तो हमें चाहिए ही नहीं, ठीक है। मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई, ml ml कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको लीटर में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। तो एक ही तरीके का क्वेश्चन है तीनों, और सीबीएसई मतलब इन टाइप से क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। आंसर कौन से में आएगा? मोलैरिटी। अच्छा, एक चीज और, जब आयंस का मोलैरिटी हम निकालते हैं तो उसको मोलैरिटी ना बोल के हम उसको फॉर्मेलिटी भी बोलते हैं। उसका एक दूसरा नाम है मोलैरिटी ऑफ आयंस इज नोन एज फॉर्मेलिटी। है तो मोलैरिटी ही, कैलकुलेशन भी उसी तरीके से होगा, पर वो आयंस के लिए है, ठीक है। मोलैरिटी ऑफ आयंस इज नोन एज फॉर्मेलिटी। तो ये क्वेश्चन में अगर तुमको कैलकुलेट द मोलैरिटी ना लिख के फॉर्मेलिटी लिखा होता तो तुम डायरेक्टली एज्यूम कर लेते कि Na+ की बात कर रहा है। ये हो गए 3 बेसिक लेवल के क्वेश्चन, ठीक है। 2 नंबर के क्वेश्चन थे, ऐसे ही मिलेंगे। अब चलते हैं हम 3 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। OMG, फिर से सेम क्वेश्चन। देखो सीबीएसई ने क्या किया, मोलैरिटी और मोलैलिटी पूछ लिया। जो पहले 2 नंबर का 2 क्वेश्चन बनना था, 3 नंबर का बन गया। कोई बात नहीं, एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं, जल्दी से करेंगे अब इस क्वेश्चन को, क्योंकि अब रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है। अ सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज विथ मोलर मास ऑफ 180 ग्राम पर मोल, ठीक है। इस डेटा को लिखने की जरूरत नहीं है। इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% बाई मास। सुनते ही तुरंत दिमाग में ये चलेगा, हाँ भैया 10% बाई मास, इसका मतलब 10 ग्राम इन 100 ग्राम। क्या ऐसे लिखने से क्या समझ आएगा इंसान को? 10 ग्राम कौन? 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 100 ग्राम ऑफ क्या? सोल्यूशन। 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में क्या होगा? उसमें से बोल ही दिया है 10 ग्राम तो भाई ग्लूकोज का ही है, और बाकी क्या है फिर 90 ग्राम। 90 ग्राम्स क्या है इसका? देख लो क्या दिया हुआ, पानी दिया हुआ है, बस बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। 90 ग्राम्स वाटर। तो क्वेश्चन मैंने पढ़ते पढ़ते इतना डिटेल्स अभी तक पहला सेंटेंस से निकाल लिया, पहला फुल स्टॉप के पहले ही हम रुक गए थे, फुल स्टॉप अब देखा। उसके बाद बोला है कैलकुलेट द मोलैरिटी एंड द मोलैलिटी, ठीक है। तो वही फिर सेम ही है। मोलैलिटी अगर निकालनी हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। फिर से तरीका, गलत लिख गया, मोलैरिटी लिखना था, मोलैलिटी लिख दी, मोलैरिटी, ठीक है जी। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अलग से सोचना है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन अलग से सोचना है। अब मैं अलग से लिख नहीं रहा हूं, आप लोग ऐसे ही लिखना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना है, गिवन वेट ऑफ सोल्यूट कितना है 10 ग्राम्स, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ग्लूकोज का 180 दे दिया है ग्राम पर मोल, यूनिट्स जरूरी है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे भैया? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लिक्विड या सॉलिड का है, तो यहाँ पे डेंसिटी वाला फॉर्मूला हमें पता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? मास अपॉन डेंसिटी से निकल जाएगा। मास किसका रखेंगे? अगर वॉल्यूम सोल्यूशन का है तो मास भी सोल्यूशन का होगा, डेंसिटी भी सोल्यूशन का होगा। मास ऑफ सोल्यूशन कितना दिया है? 100 ग्राम दिया है। डेंसिटी कितना दिया हुआ है? 1.2 ग्राम पर ml दिया हुआ है। पर क्या हमें सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मिलीलीटर्स में चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, हमें लीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? इसको हमें लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई, क्योंकि ml छोटा यूनिट होता है, लीटर बड़ा यूनिट होता है, छोटे को बड़े में ले जा रहे हैं।
10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट इट इन लीटर्स। अब इसको यहाँ पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। सिमिलरली अगर मोलैलिटी का बात करें, मोलैलिटी होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन की जगह यहां पे आ जाता है वेट और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट देखो क्लियरली वाटर का 90 ग्राम्स दिख रहा है, बस 90 ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स फिक्स 10/180। कैलकुलेट करो, आंसर लिख के आ जाओ। यहां पे यूनिट्स लिखना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आंसर नहीं आया तो मुझे बता देना, मैं फिर बता दूंगा अलग से। ठीक है, इंडिविजुअल। ओके, इधर गया क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होता है, मतलब सच बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन मेरे जमता नहीं है ठीक से, क्योंकि अब क्या किया है सीबीएसई ने ये टॉपिक को थोड़ा सा एम्बिगियस बना दिया है, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक बना दिया है, और इस पे हम आएंगे, अलग से डिस्कशन करेंगे। पहले इस वाले क्वेश्चन का देखते हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में है। ऊपर वाला सीबीएसई का क्वेश्चन था 3 मार्क्स का, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2.7। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखने में तो सिंपल ही लगता है। कह रहा है हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर इज 1.67। जैसे ही आपके दिमाग में चला हेनरीज लॉ की बात हो रही है तो दिमाग किधर जाएगा? हेनरीज लॉ मतलब व्हेन गैस इज डिसॉल्व्ड इन लिक्विड। हेनरीज लॉ सोचते ही तुरंत आपके पास यहाँ पे लिक्विड है, लिक्विड के ऊपर आपका यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स है, और हेनरीज लॉ क्या बोलता है कि जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी। यहां से ऊपर से तुम प्रेशर डालो, वजन डालो, यहाँ पे नीचे आएगा ये, और यहाँ पे सोल्यूबिलिटी बढ़ेगा, मतलब और ज्यादा सोल्यूबल होने लग जाएगा। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूबिलिटी, यही है ना। चलिए, अब इस क्वेश्चन में हमें हेनरीज लॉ का इक्वेशन भी पता है, आई थिंक ये तो सबको पता होगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज इक्वल्स टू KH मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। कौन सा मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2? जो अंदर लिक्विड में पड़ा हुआ है, लिक्विड में सोल्यूबिलिटी बढ़ रहा है कि नहीं? लिक्विड स्टेट में सोल्यूबिलिटी बढ़ रहा है। तो देखो इसमें अब हम क्या करेंगे, कोई कुछ नहीं है, क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ है। हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। पार्शियल प्रेशर की वैल्यू भी क्या हो, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 डिसॉल्व। अच्छा, क्वांटिटी ऑफ CO2 की बात कर रहा है, मतलब मोल फ्रैक्शन हमें निकालनी है। व्हेन इट इज पैक्ड अंडर 2.5 एटमॉस्फेयर, तो यहाँ पे 2.5 एटमॉस्फेयर। तो इस क्वेश्चन का अप्रोच हमारा क्या था, हेनरीज लॉ सुनते ही हमको जो फॉर्मूला पता था हमने वो फॉर्मूला लिख दिया। लिखने के बाद, उस फॉर्मूला को लिखने के बाद मैंने देखा कि क्या डेटा से कुछ जम रहा है मामला। हमने देखा हाँ भाई मामला तो जम रहा है। ठीक है, इसको तुम जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इन द लिक्विड फेज इज इक्वल्स टू, यहां पे एटमॉस्फेयर में है, यहां पे पास्कल में है, ले तो यहां पे एक यूनिट कन्वर्जन करके तुमसे मोल फ्रैक्शन निकलवाया जाएगा। बट इस क्वेश्चन में वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्वेश्चन में ये है, ये बोल रहा है कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 दैट इज डिसॉल्व्ड इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर। मोल फ्रैक्शन नहीं पूछा है, मोल फ्रैक्शन नहीं पूछा है। वो बोल रहा है कि तुम ये बताओ कि अगर 500 ml मैंने सोडा वाटर ले लिया तो उसमें CO2 कितना निकल के आएगा। और इस क्वेश्चन का अलग अलग वेबसाइट में अलग अलग आंसर, मैं आपको थोड़े से आइडिया देता हूं ताकि आप लोग खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। आज का क्लास का ये होमवर्क है। वेदांतु में इसका आंसर दिया है 3.71, प्रदीप में इसका आंसर दिया है 1.854, टॉपर में इसका आंसर दिया हुआ है 3.86, जिग्या.com में आंसर दिया है 1.848, सरल स्टडी में भी 1.848, डाउटनट में 1.854, इसको तो मैं उतना भरोसा नहीं करता, सार्थक में 1.848, गोप्रेप में 1.848। ठीक है, वेदांतु, प्रदीप, टॉपर, जिज्ञा, सरल स्टडी, डाउटनट, सार्थक, गोप्रेप, ये आंसर्स। कैलकुलेट करो और मुझे बताओ। और एनसीईआरटी भी बुद्धिमान है, एनसीईआरटी बोले नहीं मैं नहीं आंसर बताऊंगा, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया। इस क्वेश्चन को समझो और मुझे आंसर बताओ, तुम्हारा क्या आंसर आए। ठीक है, क्वेश्चन मैंने समझा दिया है, मोल फ्रैक्शन तुम्हारा निकल गया है। तुमसे यह पूछा हुआ है कि इस मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 में तुम्हारा, अगर मैंने ऐसा एक सोल्यूशन लिया जिस सोल्यूशन का 500 ml सोडा वाटर है, जिसमें उस सोल्यूशन के अंदर व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ CO2, इसके अंदर CO2 का
अमाउंट कितना होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये अमाउंट को ग्राम में निकालना। क्वेश्चन समझ में आ गया। 500 ml अगर आपके पास है सोडा वाटर तो उसमें कितना CO2 डिसॉल्व होगा, ये क्वेश्चन है। मोल फ्रैक्शन से इसका आंसर निकालना है और इतने सारे अलग अलग टाइप ऑफ आंसर्स हैं। तरीका क्या है वो मुझे इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि अंडरस्टैंडिंग तुम्हारा कितना हुआ है। जिसको समझ में आया एनसीईआरटी इंडेक्स का पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर दोनों दे दिया है मैंने। क्वेश्चन पढ़ना, गूगल सर्च, और तुम क्या ही करोगे, मैंने सब करके बता दिया तुमको, है वही तो करने वाले थे। सर ने क्वेश्चन दिया, चलो गूगल सर्च कर लेते हैं, खैर वो भी ऑप्शन गया। अब तुमको बस इसका सही आंसर नहीं सही अप्रोच बताना है। आज का क्लास का सबसे पहला होमवर्क क्वेश्चन यही है, इसका अप्रोच बताना है। और ये क्वेश्चन जैसे ही तुम करोगे फिर तुमको हम ये वाला क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस क्वेश्चन में कुछ मामला अलग है, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, ओवर अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो क्वेश्चन जैसे ही तुम पढ़ रहे हो तो तुम्हारे दिमाग में आया इथेन ओवर अ सैचुरेटेड सोल्यूशन और पार्शियल प्रेशर का वैल्यू ग्राम में दे दिया है। इफ द सोल्यूशन कंटेन्स कुछ और अमाउंट ऑफ इथेन देन व्हाट विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। तो मतलब यहां पे क्या हुआ है, इथेन को गैस जैसा ट्रीट किया है और साथ में हमारे गैस किसमें डिसॉल्व हो रहा है, सोल्यूशन में डिसॉल्व हो रहा है। तो ये क्वेश्चन पढ़ने से ही तुम्हारे दिमाग में ऑटोमेटिकली आएगा कि मेरे को भैया हेनरीज लॉ के बारे में बात करनी है। हेनरीज लॉ का एक ही रिलेशन हमारे दिमाग में आता है, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू सॉरी के भी लिखना भूल गया, partial pressure of the gas, in this case it will be ethanol, so partial pressure of the gas is equals to mole fraction of the gas, फिर से लिख दिया, बाद में लिख देता हूं KH into KH, यही रिलेशन हमें पता है कि नहीं। बट इसमें बोला है कि पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन का डेटा नहीं देके इसने किस चीज का डेटा दे दिया है, इथेन कितना है, अमाउंट दे दिया, अमाउंट ऑफ इथेन दे दिया। ठीक है, तो कई सारी किताबों में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया हुआ पता है, ये वाला रिलेशन इस्तेमाल नहीं किया। तुम जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में क्या किया है उन्होंने, थोड़ा सा ऐसा कह सकते हैं कि एक और स्टेटमेंट दिया हुआ। हेनरीज ने जो सबसे पहले स्टेटमेंट दिया था कि अगर मेरे पास ये कंटेनर है, कंटेनर के अंदर एक लिक्विड है, ये लिक्विड है कंटेनर के अंदर, तो ऊपर के जो गैस है इसके साथ रिलेशन हेनरी ने बोला था कि गैस जो सोल्यूबिलिटी है ना, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। ये हेनरी ने सबसे पहले स्टेटमेंट दिया है कि नहीं, सोल्यूबिलिटी गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। ठीक है, अब देखो यहां पे प्रॉब्लम क्या है, जितने भी आंसर्स मैंने को इंटरनेट में मिला उनमें यह किया हुआ था कि सोल्यूबिलिटी क्या होता है, सोल्यूबिलिटी का मतलब होता है द अमाउंट दैट इज डिजॉल्व। वो बेसिक सी बात है, सोल्यूबिलिटी मतलब अमाउंट, सॉरी मैं अमाउंट कह रहा हूं, द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिजॉल्व, दैट कैन बी डिजॉल्व। जिसको हमने क्लास में क्या बोला था, जिसको हमने क्लास में क्या बोला था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन। पर इसका कोई फिक्स्ड यूनिट तो हमको नहीं मिला। सोल्यूबिलिटी मैक्सिमम अमाउंट मोल्स में दिया जा सकता है, मोल्स पर लीटर में दिया जाता है, 1 लीटर में मैंने इतना डाला। तो ज्यादातर बुक किताबों ने और इसने क्या किया है, इसी सोल्यूबिलिटी को लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। और सोल्यूबिलिटी क्या किया कि सिंस क्वेश्चन कह रहा है कि सैचुरेटेड सोल्यूशन में मेरा इतना ग्राम प्रेजेंट है, तो इस सोल्यूबिलिटी को उन्होंने अमाउंट से रिप्लेस कर दिया। और उसके साथ साथ मुझे ये पता नहीं सही है कि नहीं, मैं खुद ही कंफ्यूज इस क्वेश्चन में, इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं। तो सोल्यूबिलिटी में अमाउंट कर दिया, अमाउंट ऑफ गैस वो ग्राम्स में, और साथ में यहां पे हेनरीज कांस्टेंट डाल दिया। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो था इसको रिमूव करके इधर ही हेनरीज कांस्टेंट डाल दिया इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। ये थोड़ा सा मुझे हजम नहीं हुआ, क्योंकि हमें पता है, हमने एनसीईआरटी में देखा है, एक टेबल भी बना हुआ है हेनरीज कांस्टेंट का, जहां पे लिखा हुआ है कि ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। ठीक है, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बार में होगा या किलो बार में होगा, कुछ ऐसा यूनिट में होगा। तो हम केएच का जो यूनिट होगा वो भी किलो बार में होगा। तो के मतलब, तो फिर क्या केएच फिक्स नहीं है, क्या केएच बदलता रहता है? मुझे भी ये थोड़ा डाउट है। मैं इसको एक बार पढ़ूंगा और पढ़ के आप लोगों को बताऊंगा। अभी बस दिमाग में आया तो डिस्कस कर दिया। अगर किसी को इसका
परफेक्ट क्लियर सोल्यूशन आता है तो मुझे एक बार बता देना, ठीक है। सच में नहीं आ रहा मुझे, मेरे को किताब देखनी पड़ेगी और मेरी सारी किताब दिल्ली में पड़ी हुई है, ठीक है, और इंटरनेट में राम भरोसे इंटरनेट। तो मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व को अमाउंट ले लिया है। प्रदीप में भी मैंने देखा तो इस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच किया हुआ है। इस टाइप से क्वेश्चन और भी है। तो केएच को कैसे बदल सकते हैं यार? केएच तो एक फिक्स्ड चीज है ना, फिक्स होगा केएच, किलो बार में होगा, कोई जो भी है यूनिट तो फिक्स होगा, एटलीस्ट कुछ भी कर देगा, कहीं भी डाल दे उसको। इस चीज में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बाकी क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, एक बार आप उसको समझ जाओ तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन में क्या है, क्या बोलते हैं, अमाउंट दे दिया है, ये अमाउंट दे दिया है, केएच का वैल्यू कांस्टेंट होगा तो दोनों को डिवाइड कर दो, केएच केएच कट जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस दोनों का दिया हुआ है, एक का प्रेशर दिया हुआ है, दूसरे का प्रेशर निकालना है, ठीक है। पर प्रोसेस क्या होगा, सही तरीका क्या होगा, उस चक्कर में सही आंसर क्या होगा, तो मुझे ना ही इसका आंसर कंफर्म पता है क्या होगा, बाकी मैं एक बार देख के इसके बारे में डिस्कस करूंगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि आसान क्वेश्चन है, दिमाग का दही करने के लिए यू आर वेलकम। मेरे को कल रात में नींद नहीं आई इस चक्कर में, पता 3 बजे तक सोचता रहा मैं, केएच को लेकर इसे थोड़ी खेला जा सकता है यार, पसंद ही नहीं आया मुझे। चलो ये वाला देखो, इफ नाइट्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस वुड डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, तो कह रहे हैं नाइट्रोजन गैस को मैंने बबल किया थ्रू वाटर, मतलब ऐसे पानी ले लिया था और पानी के नीचे इसे पाइप लगा दिया था, पाइप से नाइट्रोजन गैस को लिया, ऊपर पानी यहाँ पे जमा हुआ था और नाइट्रोजन गैस इससे बबल आउट किया, नाइट्रोजन करके नाइट्रोजन इससे बबल आउट हुआ, और इसके बाद मैंने कंटेनर कवर कर दिया, पानी का अमाउंट बोल दिया है 1 लीटर, थैंक यू वेरी मच। फिर क्या है, एज्यूम द नाइट्रोजन एक्सर्ट्स अ पार्शियल प्रेशर ऑफ 0.987 बार, नाइट्रोजन का ऊपर पार्शियल प्रेशर है 0.987 बार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हेनरीज कांस्टेंट दे दिया, अब देखो हेनरीज कांस्टेंट जब तुमको किलो बार में दे दिया है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियरली समझ आ रहा है कि हाँ भाई कौन सा रिलेशन लगानी है, पार्शियल प्रेशर अलग साइड होगा, मोल फ्रैक्शन इस साइड होगा, इधर हेनरीज कांस्टेंट होगा, इक्वल टू साइन किधर होगा, यूनिट इक्वलाइज करने के लिए, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल्स टू हेनरीज कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस दैट इज डिसॉल्व्ड इन लिक्विड। तो इस क्वेश्चन को पढ़ के मैंने सबसे पहले दिमाग में क्या लगाया कि मुझे हेनरीज लॉ इस्तेमाल करना है, हेनरीज लॉ का रिलेशन मुझे क्या पता है और मैंने रिलेशन लिख दिया, और साथ में नाइट्रोजन गैस को बबल किया हुआ था और नाइट्रोजन गैस बबल होने के बाद पार्शियल प्रेशर जो है 0.987 बार इसका पार्शियल प्रेशर हुआ था, ठीक है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो तो पार्शियल प्रेशर अगर तुमको दे दिया है कितना 0.987 बार, तो ये तो बड़ा आसान हो गया, यहां पे 0.987 बार, ठीक। अब इस क्वेश्चन ने क्या किया है, हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू भी दे दिया, भाई निकालें क्या, फिर एक्स ही निकालना होगा। हेनरीज कांस्टेंट दे दिया 76.48, किलो बार दिया है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके बाहर कर लो इसको। फिर मोल फ्रैक्शन हमें निकालनी है, मतलब और तो कुछ बचा नहीं है, मोल फ्रैक्शन। अच्छा, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। आसान है, आसान है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट देखते हैं, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट देखते हैं, किधर 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 क्या डेटा दिया हुआ रे, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस, ओ मोल्स ही निकालना है, मोल्स ऑफ यही निकालना है हमें, मोल्स ऑफ सोल्यूट ही हमें निकालना है, ठीक है। तो एक तरीका तो है इसको काट पीट के सॉल्व करने का, और दूसरा, अच्छा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, 1 लीटर पानी दे दिया है, 1 लीटर पानी एट 293 केल्विन, इसको भी 1 के आसपास हम मान के चलेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, पहले करेंगे हम कि 1000 मिलीलीटर जो है वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर ml कंसिडर करके, डेंसिटी इज इक्वल टू 1 ग्राम पर ml कंसिडर करके इसी को 1000 ग्राम बना लेंगे, और फिर हम बोलेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर विच इज सॉरी नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड मोलर मास ऑफ वाटर ग्राम पर मोल। इसको वैसे बहुत लोग याद भी कर चुके हैं, 55.55 आता है, ठीक है। तो वाटर के नंबर ऑफ मोल्स बहुत ज्यादा होगा नाइट्रोजन के कंपैरिजन में, तो तुम अगर चाहो तो इसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है, सोल्यूट के सामने। तो ये क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट
डिवाइडेड बाई 55.55 और इसका जब आंसर कैलकुलेट करोगे तो n की वैल्यू वैसे ही बहुत कम आएगी। हम कंसिडर करते हैं n इज वेरी 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 लेस देन 55.55। ये कंसिडर करके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट काट के आंसर जल्दी निकाल सकते हैं, ठीक है। और एग्जाम में यही करना है। अप्रोक्सीमेशन का तरीका क्या होता है कि 10% से कम होना चाहिए। अप्रोक्सीमेशन का तरीका होता है कि 10% से कम होना चाहिए, मतलब नाइट्रोजन अगर 5.55 मोलर है तो आप उससे नीचे है तो आप कैंसिल कर सकते हो, 5.55 से ऊपर है तो आप कैंसिल नहीं कर सकते। कैसे पता चलेगा? आंसर निकालने के बाद पता चलेगा। अगर नाइट्रोजन 5.55 से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अगर 5.55 से ज्यादा आ जाता है तो आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट काट के बस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट से काम चलाना है, ठीक है। ये हो गया एक अप्रोक्सीमेशन, जहां पे स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत होगा अप्रोक्सीमेशन ढूंढने में, पर धीरे धीरे हम अलग से मैथ वाला क्लास करेंगे, उसमें भी हम सिखाऊंगा कुछ। अगला क्वेश्चन, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी। प्योर लिक्विड बोला है, बढ़िया है। प्योर लिक्विड बोलते ही दिमाग में क्या होगा? ये हमने क्लास में बहुत डिस्कस किया है। प्योर लिक्विड बोलते ही आप सोचोगे ए है तो इसका प्रेशर पी नॉट ए। अच्छा, प्योर लिक्विड बी का भी दे दिया है, ये बी है तो दिमाग में है कि इधर पी नॉट बी। 450 और 700 वैल्यू ठीक है, दे दिया है। टेम्परेचर बता दिया है। फाइंड आउट द कॉम्पोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर इफ द टोटल वेपर प्रेशर इज 600 mm। अच्छा, टोटल वेपर प्रेशर की बात हो रहा है किसका? मिक्सचर का। मिक्सचर का मतलब क्या है भैया? ए और बी दोनों को मैंने मिला लिया है। अब ये मेरा सोल्यूशन है जिसमें मेरे पास ए भी है, जिसमें मेरे पास बी भी है, और ये कह रहा है कि ए और बी वाला जो सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन के कुछ जो वेपर बने हैं, इसका जो प्रेशर है, मतलब ये कौन सा है? टोटल प्रेशर कितना है? 600 mmHg है, सारा mmHg है। अच्छा, तो राउल्स लॉ क्या बताता है? राउल्स लॉ में बताता है कि अगर ए का अमाउंट ज्यादा है तो उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा बनेगा। इसे इतना ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, आप लोग जानते हो ये रिलेशन, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अगर समझ में नहीं आ रहा है भैया, राउल्स लॉ बहुत क्लास में हमने 2-3 बार रिवाइज किया है राउल्स लॉ का, वो वाला क्लास देख लीजिएगा, मोस्ट प्रोबेबली लेक्चर 5 या 6, ठीक है। तो पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ये राउल्स लॉ से आया है, ठीक है। राउल्स लॉ से पी नॉट एक्स से आया है, राउल्स लॉ से पी नॉट बी एक्स भी आया है, और जोड़ने का मतलब अब डाल्टन्स लॉ का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पीटी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। अब देखो बस डेटा पुट करना है। अच्छा, एक्स ए और एक्स बी का रिलेशन भी सबको पता है, एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी, इससे निकाल लेना, ठीक है। अच्छा, इसका कैलकुलेशन मैंने किया था। हाँ, अगर कैलकुलेशन करोगे तो तुमको अगर एक्स ए के टर्म्स में कैलकुलेट करो तो 0.4 मिल जाएगा एक्स ए, है ना। पी नॉट ए का पी नॉट बी का वैल्यू पुट कर देना, एक्स ए निकालना है, एक्स बी को 1 माइनस एक्स ए से सब्सटीट्यूट कर देना, करके देख लेना, एक्स ए इज इक्वल टू 0.4 आएगा, फिर एक्स बी निकालना है तो वो हो जाएगा 1 माइनस एक्स ए और फिर ये 0.6। फिर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है तुमसे? ऑल्सो फाइंड द कॉम्पोजिशन इन दी वेपर फेज। एग्जैक्ट क्वेश्चन है, रेप्लिका क्वेश्चन है 2013 वाला। ओ, मैंने दिया था ये वाला, तो एनीवेज, तो ये उस पे भी है। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें? ये जो वेपर फेज की कॉम्पोजिशन है जो एनसीईआरटी में वाई ए और वाई बी से कैलकुलेट किया हुआ है, ये निकालना है। इसको निकालने का क्या तरीका है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, इधर भी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। तो क्या जरूरत है भैया इतना मेहनत करने की? 1 माइनस वाई ए, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या कैसे निकलेगा? यहां निकाले हो, यही है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, जो भी निकला यहां पे यही तो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, तो यहां पे आ जाएगा पी नॉट ए एक्स ए। तो उस तरीके से आराम से निकाल सकते हो। पी नॉट ऑफ एक्स ए का पी ए का वैल्यू कितना आया था? 180 आया था, 180 आया था। कैसे? 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 450, 180 आया था, डिवाइडेड बाय 180 प्लस पीबी का वैल्यू जो भी था यहाँ पे 420 वाई है, और 1 से माइनस कर दोगे तो वाई भी निकल जाएगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस में सबसे पहले हमें समझना है दिया क्या है, फॉर्मूला कौन सा लगाएं, उसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा? थ्योरी। थ्योरी जिसको आता है वो ये क्वेश्चन को कर लेगा। क्लास में हमने एक्स ए एक्स बी वाई ए वाई बी चारों के बारे में डिस्कशन किया है, जो तुम लोगों ने यहाँ पे निकाला है एक्स ए एक्स बी वाई ए वाई बी। ये भी पढ़ा था हमने कि एक्स ए और एक्स बी का जो रेशियो होता है वो वाई ए और वाई बी का रेशियो से जब सेम हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं?
एजियोट्रोप, एजियोट्रोप कहते हैं जब रेशियो सेम सेम से उड़ने लगे वो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये भी आसान क्वेश्चन है। A solution is prepared by dissolving 10 grams of non-volatile, non-volatile जब भी सुनते हो non-volatile solute हम कब जाके डिसॉल्व करते हैं? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में जाके डिसॉल्व करते हैं। सबसे पहले गैस करते हैं तो हेनरीज लॉ, लिक्विड करते हैं तो राउल्ट्स लॉ, और जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डिसॉल्व करेंगे तो हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में चले गए हैं। बढ़िया है, आपको समझ में आ गया कि यहां पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का बात करेगा ये। तो ठीक है, सोल्यूशन में 10 ग्राम सोल्यूट है, नॉन वोलेटाइल है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सोच लियो ऑलरेडी। 200 ग्राम वाटर है, ये भी दे दिया है। इट हैज वेपर प्रेशर ऑफ 31.84 mmHg। ऑल राइट, थैंक यू सो मच। वेपर प्रेशर भी दे दिया है, किसका? सोल्यूशन का। वेपर प्रेशर ये किसका दिया है? सोल्यूशन का वेपर प्रेशर दे दिया है। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। तो अब देखो, मोलर मास ऑफ द सोल्यूट सुन के अगर तुम मोलर मास से अप्रोच करने जाओगे क्वेश्चन को, तो मोलर मास के 50,000 करोड़ फॉर्मूला मिल जाएंगे तुमको। तो इस क्वेश्चन को हमें पीछे से अप्रोच नहीं करना है, क्योंकि मोलर मास ऑफ सोल्यूट तो एक बहुत ही ऐसा चीज है जिसका मोल से निकाला जा सकता है, वॉल्यूम से निकाला जा सकता है, किसी भी चीज से निकाला जा सकता है मोलर मास। एटम्स लेके पकड़ के निकाला जा सकता है मोलर मास, है ना। तो इसको इस तरीके से हम अप्रोच बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो करना क्या है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में हमें जैसे ही दिमाग में स्ट्राइक किया कि सोल्यूट, वाटर, ये सारी चीजें हैं, जैसे ही दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करेगा कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं, और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात करोगे तो लिख लो फॉर्मूला। दो फॉर्मूले हैं, पहला है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई, सही लिख रहा हूं ना? हाँ, पी नॉट माइनस पी एस, पी नॉट प्योर का, पी एस जिसमें सोल्यूशन का, पी एस सोल्यूशन का होता है, पी नॉट प्योर का होता है। तो देखो प्योर का वैल्यू यहीं पे दिख रहा है तुमको, 32 mmHg दे दिया है। पी एस का वैल्यू भी इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 31.84 mmHg, बढ़िया है। सोल्यूशन का भी दे दिया है, और नीचे अगर तुम पी नॉट लिखते हो तो ये बन जाता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। मैंने क्या बताया था, ये वाला फॉर्मूला उतना इस्तेमाल नहीं होता है। हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं? पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी एस, ये होता है N2 अपॉन N1। कुछ कुछ बुक्स में मैंने बोला था इस ऊपर वाले फॉर्मूला को N2 अपॉन N1 लिख देते हैं, बट दैट इज ओनली फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन। ज्यादातर बुक्स में यही करते हैं, पर हम ये वाला यूज करेंगे, इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं हुआ है, हमेशा एग्जैक्ट डेटा आएगा आपका जो भी आएगा। चलो, पी नॉट का वैल्यू, पी एस का वैल्यू ये दिया हुआ है, पी नॉट का वैल्यू प्योर है तो 32 दिया हुआ है, मिक्स होने के बाद 31.84 दिया हुआ है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2 और 1, इसमें 2 और 1 क्या है? ये सोल्यूट है, नीचे वाला सॉल्वेंट। अगर याद ना हो तो ओपन करके लिखना पूरा फॉर्मूला। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट से हम अब देख पा रहे हैं कि मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकाला जा सकता है। गिवन वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट जो हमें चाहिए, मल्टीप्लाइड बाय सॉल्वेंट के लिए गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट और मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। आया, सारी डेटा दी हुई है। 10 ग्राम्स किधर जाएगा? 10। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन है? पानी, मोलर मास 18। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है? 200, पानी का वेट। मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालनी है, पी नॉट पी एस दिया हुआ है। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन को अप्रोच करना। इस क्वेश्चन को पीछे से अप्रोच नहीं किया जा सकता क्योंकि हमें पता नहीं है डेटा। इसमें से हमने हेनरीज लॉ पकड़ी थी। ये वाला क्वेश्चन देखो, एट 25 डिग्री द सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वाटर मतलब प्योर वाटर, प्योर वाटर का सैचुरेटेड वेपर प्रेशर इज 3.165 किलो बार। ठीक है, थैंक यू। फिर बोल रहा है फाइंड द सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ अ 5% एक्वस सोल्यूशन ऑफ यूरिया। पकड़ो पकड़ो, यूरिया को पकड़ो, यूरिया को पकड़ो, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। पता चल गया है, हिंट क्या था इस क्वेश्चन में? यूरिया हिंट था। यूरिया एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होता है, वोलाटाइल। ठीक है, यूरिया एक नॉन वोलेटाइल। तो दो चीज ऐसे याद रखना, दो ही दिखेगा क्वेश्चन में ज्यादातर, एक यूरिया एक ग्लूकोज। ठीक है, बाकी सॉलिड NaCl, CaCl2, AlCl3, MgCl2, MgSO4 कुछ भी दिखे नॉन वोलेटाइल होता है।
ठीक है, वो सबके सब सॉलिड्स ज्यादातर नॉन वोलेटाइल ही है। सॉलिड्स होते हैं यार, ये मोबाइल फोन नॉन वोलेटाइल, पेन नॉन वोलेटाइल, दिखता है कुछ ही है, नेपथलीन वेपथलीन कुछ हो तो वोलेटाइल होगा, बाकी ज्यादातर सॉलिड्स नॉन वोलेटाइल ही होते हैं। एग्जाम्पल में यूरिया और ग्लूकोज ये दो दिखेगा तुमको, ठीक है। तो जैसे ही नॉन वोलेटाइल पढ़ा मैंने और वेपर प्रेशर की भी बात कर रहा है क्वेश्चन, तो हम बात कर रहे हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला लगा, लिख लो पहले, बाद में देखेंगे निकालने के लिए बोला क्या है। पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट लिखेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट लिखना पड़ेगा। अगर नीचे पी नॉट की जगह में पी एस लिख दें तो मजा ही आ जाएगा, क्योंकि हम लिख सकते हैं अब एन ऑफ सल्यूट अपॉन एन ऑफ सॉल्वेंट। अरे आया रे, फिर देख लेते हैं, एक फॉर्मूला ही तो पता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का, लिख दिया, एक ही तो पता है, काहे के लिए बुद्धि लगाना है इसमें। यूरिया पकड़ा, नॉन वोलेटाइल पकड़ा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब भी पानी में डालेंगे तो तुरंत हम चले जाएंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के तरफ। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दे दिया है इसने। वाटर यहां पे कौन है, पी नॉट है। पी नॉट की वैल्यू मतलब क्वेश्चन में दी हुई है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी नॉट। एमएमएच अच्छा रहेगा, जो भी अच्छा रहेगा, दोनों यूनिट कर सकते हो, दोनों यूनिट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर में तो बोला नहीं है कौन सी यूनिट में निकालना है, कुछ भी यूज कर लो। तो यहां पे मैंने 3.165 लिख दिया, और जो आंसर मेरा आएगा पीएस का, ये किस में आएगा, किलो पास्कल में आएगा, ठीक है। अच्छा देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट मुझे किससे निकालना है, 5% एक्वस सोल्यूशन ऑफ यूरिया से। अब जब 5% एक्वस सोल्यूशन बोला है, ये थोड़ा क्लैरिटी नहीं करा कि 5% बाई क्या, 5% बाई वेट, 5% बाई वॉल्यूम, कौन सा लें। तो यहां पे ऐसे रैंडम एजम्पशन करके चलना पड़ेगा हमें, कि जो निकाल सकते हैं उसको इस्तेमाल करना है। सीबीएसई में ऐसा क्वेश्चन आ गया तो उनको मना तो नहीं कर सकते कि मैं नहीं सॉल्व कर रहा, ऑप्शन तो देगा नहीं, वो करना तो है ही। तो क्या करना है, जो भी ले सकते हो उसी को लो, जो भी यूज करा जा सकता है उसको लो। जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट निकालनी है, तो अब थोड़ा बैक कैलकुलेशन करके देखते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट कैसे निकाला जा सकता है, वेट ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सल्यूट से। मोलर मास ऑफ सल्यूट हमें पता है, यूरिया है, यूरिया का फॉर्मूला NH2CONH2 होता है, और इसका मोलर मास नाइट्रोजन 2 होता है, 14 2 28, एक कार्बन 12, एक ऑक्सीजन 16 और 2 हाइड्रोजन 4, 60 मोस्ट प्रोबेबली। मैंने से नाटक करने के लिए किया, क्योंकि क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, काहे के बुद्धि लगाना भैया। मोलर मास ऑफ सल्यूट मोलर मास ऑफ सल्यूट दिया हुआ है क्वेश्चन में 60, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट तुम्हारा क्या चाहिए उसके लिए, अगेन वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये एक्वस सॉल्यूशन बोला है, एक्वस वर्ड का मतलब होता है पानी, तो सॉल्वेंट क्या है, पानी। मोलर मास ऑफ पानी कितना होता है, 18। फंस का रहा है वेट ऑफ सल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट में, इन दोनों में फंस रहा है। तो तुम खुद ही देखो कि अगर मैं 5% वेट बाय वेट ना लूं इस क्वेश्चन में, तो सॉल्व कैसे करूंगा मैं। अगर कोई 5 ग्राम इन 100 ग्राम सॉल्वेंट ना ले इस क्वेश्चन में, तो कैसे, सॉरी 5 ग्राम सल्यूट इन 100 ग्राम सोल्यूशन लेना पड़ेगा, है ना। लेना क्या पड़ेगा, ये होता है 5% का मतलब 5 ग्राम सल्यूट इन 100 ग्राम सोल्यूशन होता है। तो इसमें तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, वेट ऑफ सॉल्वेंट मुझे 95 रखना पड़ेगा, और यहां पे सल्यूट का 5 है, तभी तो टोटल मिलकर 100 होगा। और इसमें अगर वेट ना होता, मान लो सॉल्वेंट का वॉल्यूम वगैरह दिया होता, तो मेरे पास डेंसिटी वगैरह प्रोवाइडेड ही नहीं है, मैं कभी कैलकुलेट ही नहीं कर सकता। मान लो कोई अगर इस क्वेश्चन में, पर्टिकुलर क्वेश्चन में मान लेता है कि 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, या फिर 5% वेट बाय वॉल्यूम, ये दोनों ही पॉसिबिलिटी है। तो 5% मतलब होता है 5 ग्राम इन 100 ml सोल्यूशन, इधर भी 5 ml इन 100 ml सोल्यूशन। तो सबसे पहले देखो, अगर 5 ml सल्यूट है मेरे पास, तो सल्यूट का 5 ml को मैं कभी भी इसको 5 ग्राम्स में कन्वर्ट नहीं कर सकता, ऐसे नहीं बोल सकता मैं, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये डेंसिटी दिया नहीं है अभी, तो कैसे हम 5 ml मान के ले लें 5 ग्राम, डेंसिटी 1 थोड़ी होगा, पानी का 1 होता है, सबका थोड़ी 1 होता है, नॉन वोलेटाइल सल्यूट 1 से बहुत ज्यादा होगा। सिमिलरली 5 ग्राम्स तो ठीक है, अब 100 ml सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो यह भी थोड़ा दिक्कत वाला चीज है। क्यों, क्योंकि 100 मिलीलीटर्स का मतलब इसको हमें फिर से ग्राम्स में कन्वर्ट करना है,
कितना ग्राम होगा वो हमें नहीं बताया जा सकता जब तक डेंसिटी है, तो इसको हमें बाय डिफॉल्ट एज्यूम करके चलना पड़ेगा 5% वेट बाय वेट। तो इस क्वेश्चन में मैंने एक चीज बताया कि हमें यूज कौन सा करना है, ये हमेशा क्वेश्चन में दिया नहीं होगा। ये सीबीएसई का क्वेश्चन है, ठीक है। जो फॉरेन के हैं वो थोड़ा ध्यान रखें, आप लोगों के लिए थोड़ा क्वेश्चन टफ दे दिया है, 5% बोल के छोड़ दिया है। उसको अप्रोच कैसे करेंगे, आप क्वेश्चन को करते जाओगे पीछे से सॉल्व किया क्वेश्चन को, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये सब लिख के देखा, फिर देखा कि भाई कौन सा लेने से हमारा सही बैठेगा, वही वाला 5% मैंने ले लिया, ठीक है। बहुत लोगों को मन में होगा सर 5% एक्वस सोल्यूशन बोला है, तो एक तो लिक्विड लो, वॉल्यूम एक तो लो। अरे भाई क्या करूं, नहीं हो सकता उससे, उसके लिए डेंसिटी चाहिए, डेंसिटी दो तो हम मान के चले, फिर क्वेश्चन को बोलेंगे भाई तू तो गलत है, तू बता सही से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बीच वाला जो क्वेश्चन था वो वाला क्वेश्चन का तुम लोग देखना किस तरीके से करना है, और मुझे बताना कमेंट करके, ऐसे होता है यूट्यूब में, ऐसे लोग बोलते हैं, मैं सिखाऊं। और दूसरा दूसरा क्या बोल रहा था मैं, हाँ, अब जो क्लासेस होंगी उसमें लेवल इंक्रीज होगा, इतना डायरेक्ट क्वेश्चंस हम नहीं करेंगे। नीट के जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोग सीबीएसई के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करें, क्योंकि नीट वाले जो क्वेश्चंस जिस दिन डिस्कस करेंगे उस दिन आपको दिखेगा कि हाँ भाई क्वालिटी तो यही है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर स्टडिंग, और इतनी देर तक टिके हुए हैं तो जाओ, अब हो गया, बाय बाय।